हाय, हेलो, हाय हाय, केम छो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप मस्त हैं। मैं भी बहुत मस्त हूँ। तो लेके आ गया मैं आपके लिए सीए इंटर की पास्ट पेपर की सीरीज़। तो आज अपन सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, कौन सा, कंपनी ऑडिट। तो मैंने क्या जस्ट सोच लिया कि पास्ट पेपर्स कराने से अच्छा पूरा सेक्शन ही रिवाइज करा दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसके लिए मैंने सोचा कि पूरा चैप्टर का रिवीजन डाल देता हूँ, ठीक है। तो अभी इसमें कितने सेक्शंस हैं, बहुत सारे, ठीक है। नहीं रे, ज़्यादा नहीं, 139 से 148। 139 मेनली क्या है, अपॉइंटमेंट के लिए। फिर 140 और 141 क्या है, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन। फिर 142 142 क्या है, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। 143 क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। 144 क्या है, ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टन सर्विस। फिर 145 क्या है, साइनिंग वाला। 146 क्या है, राइट टू रिसीव वो जनरल मीटिंग का नोटिस वाला। फिर 147 पनिशमेंट है और 148 क्या है, कॉस्ट रिकॉर्ड। समझा तुमको। एक एक सेक्शन अपन चालू करते हैं, ठीक है। देखो पहले मेरे को एक बात बताओ, नॉन गवर्नमेंट कंपनी ज़्यादा है कि गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी कम है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी ज़्यादा है, ठीक है। फिर सब्सिक्वेंट ऑडिटर बार बार अपॉइंट होता है कि फर्स्ट ऑडिटर। तो सब्सिक्वेंट बार बार अपॉइंट होता है। तो 139 1 जो है वो क्या है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर है। क्या है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ठीक है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। क्या, ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। फिर 139 5 क्या है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। क्या, सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, ऑफ नॉन गवर्नमेंट, ठीक है। फिर गवर्नमेंट। फिर 139 6 क्या है, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, हाँ। और 139 7 क्या है, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। तो 1 5 6 7, क्या 1 5 6 7। पहले क्या, सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। फिर फर्स्ट ऑडिटर की बात आती है तो पहले सब्सिक्वेंट फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी और फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन कौन सा है, 5 और 7। 5 में सब्सिक्वेंट, 7 में फर्स्ट। और नॉन गवर्नमेंट के लिए 1 और 6, सब 1 में सब्सिक्वेंट और 6 में फर्स्ट। तो अपन पहले कौन सा चालू करेंगे, फर्स्ट की क्या बोलते हैं, फर्स्ट चालू करेंगे कि सब्सिक्वेंट करेंगे, कोई भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। तो पहले कौन सा चालू करूं मैं, बताओ बताओ। चलो फर्स्ट है तो फर्स्ट से चालू करते हैं। तो फर्स्ट ऑडिटर, इसमें कौन सा है, 6 और 7। 6 में कौन है बताओ, ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। और 7 में कौन है, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। चलो, तो फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा बताओ। तो कौन करेंगे, बीओडी करेंगे। कौन करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे 30 डेज के अंदर। कितने, 30 डेज के अंदर। अगर वो फेल हो गए तो मेंबर्स किधर से करेंगे वो भी लिखना। तो फ्रॉम 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। फिर ये अगर फेल हो गए तो 90 डेज में मेंबर्स करेंगे, ईजीएम बुला के। क्या करेंगे, मेंबर्स करेंगे 90 डेज में, ठीक है। बस इधर होता है ये खत्म। और फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा गवर्नमेंट कंपनी का, तो कैग करेगा। कौन करेगा, कैग करेगा। कितने दिन में, 60। वो फेल हो गया तो बोर्ड करेगा कितना, 30 डेज में। और बोर्ड भी फेल हो गए तो कौन करेगा, 60 डेज में मेंबर्स ईजीएम बुला के करेंगे, ठीक है। 60 डेज फ्रॉम वेयर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। चलो, तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, लेकिन इधर क्या है, 30 60 में, ठीक है। तो इसका कितना है, 30 90। इसका कैसा है, 60 30 60 का पाइथागोरस का 60 30 60, ठीक है। और ये क्या है, 30 90। तो फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी 30 डेज, वो फेल हो गया तो मेंबर्स 90 डेज। फिर गवर्नमेंट कंपनी का कैग करेगा 60 डेज में, फेल हो गया तो फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये फेल हो गए तो 30 डेज में बोर्ड, और फिर 60 डेज में मेंबर्स ईजी। चलो, इतना समझा। अभी किसकी बात करते हैं, सब्सिक्वेंट ऑडिटर की। तो 139 1 और 139 5। 1 में क्या रहेगा, ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। किसका रहेगा, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। और इसमें किसका रहेगा, गवर्नमेंट कंपनी। चलो, तो पहले गवर्नमेंट कंपनी की बात कर लें। तो गवर्नमेंट कंपनी में
कौन हमेशा ऑडिटर अपॉइंट करता है, तो कैग करता है। कौन करता है? कैग। विद इन 180 डेज, किधर से? विद इन 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। मेरी बात पे ज़्यादा ध्यान देना ये लेक्चर में, ठीक है। 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और नॉन गवर्नमेंट कंपनी का कौन करेगा भाई? तो भाई देख, फर्स्ट ऑडिटर हो गया, अभी फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट होगा ऑडिटर, फिर वो ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? अच्छा, पार्टनरशिप फर्म रहेगा तो 10 और इंडिविजुअल रहेगा तो 5। तो फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट किया, फिर वो 6th एजीएम तक हेल्ड करेगा, एंड देयर आफ्टर एवरी 6th एजीएम तक, एंड देयर आफ्टर एवरी 6th एजीएम मतलब क्या? फिर छठा एजीएम होगा, उसमें बुलाएंगे 5 साल के लिए रखेंगे, तो देयर आफ्टर दिल एवरी 6th एजीएम मतलब 5 साल के लिए। इतना समझा? तो 139, ठीक है, 139 1 पढ़ा, 5 पढ़ा, 6 पढ़ा और क्या पढ़ा? 139 1 पढ़ा, 5 पढ़ा, 6 पढ़ा और 7 पढ़ा। चलो, फिर अगर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करेगी तो एक अपन उससे क्या लिख लेंगे भाई? रिटर्न कंसेंट ले लेंगे, उससे रिटर्न कंसेंट ले लेंगे और सर्टिफिकेट ले लेंगे, ठीक है। फिर उसे लिख के ले लेंगे कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है कोई भी 141 सेक्शन में, ठीक है। और फिर ये क्या कर देगा? इंटीमेट कर देगा किसको? आरओसी को। किसको कम इंटीमेट करेंगे? आरओसी। और फॉर्म नंबर क्या रहेगा? ADT 1। क्या? ADT 1। तो ADT 1 किसके लिए पता है? अपॉइंटमेंट के लिए। ADT 2 किसके लिए पता है? रिमूवल के लिए। ADT 3 किसके लिए पता है? रेजिग्नेशन के लिए। और ADT 4 किसके लिए? फ्रॉड के लिए। 4 नंबरी वाला फ्रॉड। 3 अपना फेवरेट नंबर, तो 3 में अपन वर्ड से रिजाइन करेंगे। 1 में अपॉइंटमेंट, तो बचा 2 रिमूवल, ठीक है। 1 में क्या है? अपॉइंटमेंट, 2 में क्या है? रिमूवल, 3 में क्या है? रेजिग्नेशन, और 4 में क्या है? फ्रॉड। 4 नंबरी। चलो, इतना समझा? अभी कौन सा सेक्शन हुआ? 139 1 हुआ, 139 5 हुआ, 139 6 हुआ और 139 7 हुआ। 1 5 6 7। अभी 139 2 की बात करते हैं। किसकी? 139 2 की। तो 139 2 क्या है? रोटेशन ऑफ ऑडिटर। क्या है 139 2? क्या है 139 2? क्या है? रोटेशन ऑफ ऑडिटर। क्या है? रोटेशन ऑफ ऑडिटर, ठीक है, मतलब घूमना, ठीक है। अभी क्या माइक सब कनेक्टेड है, वरना मैं पूरा ही घूम जाता हूँ। 139 2 क्या है भाई? रोटेशन ऑफ ऑडिटर। तो ये सबको एप्लीकेबल रहेगा क्या? तुम लोग बोलो, ये सबको एप्लीकेबल रहेगा 139 2? नहीं। किसको? बड़े बड़े लोग। अभी नत्थु केरा प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, वो 20 साल से उसका ऑडिटर तुमने देखा रहेगा अपने ऑफिस में, तो अपन एक काफ़ी साल से अपन ही ऑडिटर है। लेकिन अगर अपना फर्म मिड साइज जब बड़ा रहेगा तो बड़ी बड़ी कंपनी का ऑडिट लेते, तो उधर अपना टर्म रहता है, ठीक है, 5 साल 10 साल का। तो 139 मतलब इस सेक्शन का पर्पस क्या है कि भाई एक फ्रेंडली रिलेशन नहीं हो जाए। ऑडिटर है, डायरेक्टर के घर पे रोज जाता है आता है, उसकी बहन को देखता है, तो नाते ना बन जाए कुछ, इसके लिए ये सेक्शन है कि तुम रोटेशन कर लेना भाई। तो रोटेशन का क्या है? इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल ऑडिटर रहेगा, क्या अगर इंडिविजुअल रहेगा, कौन रहेगा? इंडिविजुअल, तो फिर 5 इयर्स तक रहेगा। और फर्म रहेगा तो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ 5 इयर्स। क्या? 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ 5 इयर्स मतलब 10 साल, ठीक है। अभी तुम लोग को देखो ध्यान से सुनना, पेपर में ना ऐसा देंगे, एक ABC कंपनी का एक ऑडिटर है, उसको 5 इयर्स के लिए रखा अपन ने, ठीक है। बाद में नेक्स्ट टाइम अपन ने उसको 3 इयर्स के लिए और अपॉइंट किया। कितना? 3 इयर्स के लिए और अपॉइंट किया। फिर क्वेश्चन में लिखा रहेगा क्या हम इसको और 2 साल तक रख सकते हैं? तो आंसर क्या रहेगा? नो। पूछो क्यों? 3 कॉन्जिक्यूटिव मतलब वो 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स रहना चाहिए, और वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म मतलब 5 इयर्स मैक्सिमम है। एक टर्म 5 इयर्स से कम का भी हो सकता है, तो एक टर्म 5 इयर्स का हो गया, एक टर्म 3 इयर्स का हो गया। तो वो जानबूझ के बोलेंगे और 2 साल बचा है, 2 साल बचा है, फर्स्ट मत जाना। क्या लिखोगे? नहीं मतलब नहीं, नॉट अलाउड। अरे समझा तुमको? ठीक है, तो ही शुड नॉट अपॉइंट, ही शुड नॉट एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट, एंड इफ ही एक्सेप्ट देन इट इज डीम्ड टू बी कैजुअल वैकेंसी अंडर सेक्शन 139(8) ऐसा लिखने का। ये समझा? अभी लिस्टेड क्या बोलते,
किसको किसको एप्लीकेबल है, क्या किसको किसको एप्लीकेबल है, तो ये रूल 5 में दिखा है, ठीक है। वो ज़रूरी है क्या, रूल 5 में नहीं। एक तो पहला क्या रहेगा भाई, लिस्टेड को हर चीज़ एप्लीकेबल रहता है, ठीक है। एक किसको एप्लीकेबल है, लिस्टेड को। दूसरा किसको है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है। फिर प्राइवेट कंपनीज जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज़्यादा है, या तो जो ऊपर कवर्ड नहीं है लेकिन उनका पब्लिक बोरोइंग फ्रॉम बैंक एंड एफआई मोर देन इक्वल टू 50 करोड़ है। कितना है, 10 50 50, क्या है 10 50 50। सुनो इधर ध्यान दो, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 10 करोड़, या तो बोरोइंग कितना है 50 करोड़। देखा इधर तुम लोग क्या बोलते हैं, ये प्राइवेट कंपनी के लिए, किसके लिए, प्राइवेट कंपनी के लिए अलग है दोनों, ध्यान रखना इधर। अपन हर ये भी अपने को अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी लगता है गलती गलती से, तुम टर्नओवर समझ के मत लाना, ठीक है। 10 50 50 ऐसा मत रहा। एक काम कर दो, तुम्हारे लिए दो, अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी तो उसका या तो पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 10 करोड़ है, या तो बोरोइंग अगर मोर देन इक्वल टू 50 करोड़ है तो उसको रोटेशन एप्लीकेबल। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो 50 50, क्या 50 50, पेड अप शेयर कैपिटल भी 50 और बोरोइंग भी 50। अच्छे से ध्यान रखना है, इतना समझा। तो ये क्या था 139(2) का, ठीक है। फिर एक इसमें सेकेंड प्रोवाइजो है, क्या है सेकेंड प्रोवाइजो, क्या बोलता है कि एज ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, क्या एज ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है, कॉमन पार्टनर नहीं होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, कॉमन पार्टनर। एग्जाम्पल ऐसा देंगे, ABC एक फर्म है, ठीक है, इसमें से C जो है वो JKL को ज्वाइन हो रहा है, तो एज ऑन समझो 28 सितंबर को, कभी 28 सितंबर को एक कंपनी का ऑडिट अपने को एक्सेप्ट करना है। समझो बी लिमिटेड का ये ऑडिटर थे ये लोग, तो ये सी इधर से निकल के इधर जाते हैं, तो क्या बी लिमिटेड का ऑडिट ये ऑफर कर सकते क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि एज ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, कॉमन पार्टनर है, क्या जानबूझ के इधर से छोड़ के इधर जा रहे हैं, इधर टर्म खत्म हो गया ना, अभी इधर जा रहे हैं, समझा। तो ये ध्यान रखना सेकेंड प्रोविजन। और एम्फेसिस किधर किया है ये लोग ने, एज ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। मान लो ये 28 सितंबर को नहीं, ये समझो अगले साल मार्च में सी इधर से कुछ झगड़ा हो गया और इधर छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर वैलिड अपॉइंटमेंट है, ठीक है। एज ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट तुमको देखना है कॉमन पार्टनर है कि नहीं, इतना समझा। फिर 139(2) क्या बोलते हैं, अगर आप दिस शैल नॉट प्रेजुडिस टू राइट ऑफ कंपनी टू रिमूव ऑडिटर और राइट टू रिजाइन, ठीक है। रोटेशन तो एप्लीकेबल है, लेकिन भाई किसी को रिमूव करना है तो रिमूव करना भाई, रेजिग्नेशन देना है देना भाई, कौन ना बोलते हैं, रोटेशन तो एप्लीकेबल है, ये हम प्रेजुडिस नहीं कर रहे तुमको रिजाइन या रिमूव करने से, इतना समझा। फिर 139(3) एक पांचर्ड सेक्शन है, क्या है पांचर्ड सेक्शन। अगर 139(3) क्या बोलते हैं मालूम है, ABC समझो पार्टनर है, अभी 10 साल के लिए कंपनी रहेगा, तो पहले 5 साल ये कर, तू 2 साल कर, ये 3 साल कर, तो ये लोग आपस में भी अपना रोटेशन का ये लिमिट रख सकते हैं, ताकि ये लोग में भी एक ट्रांसपेरेंसी रहे। तो एक काम कर, 2 साल तू कर, फिर तू कर 3 साल, फिर 2 साल तू कर, ऐसा ये लोग आपस में डिसाइड कर सकते हैं। ये क्या बोलता है 139(3). और 139(4) क्या बोलता है, रूल 6 है, 139(4) रीड विद रूल 6 क्या बोलता है, जो ब्रेक रहना चाहिए, मतलब कूलिंग पीरियड, क्या कूलिंग पीरियड कितना होना चाहिए, अगर इंडिविजुअल फर्म है तो भी कितना 5 इयर्स, और पार्टनरशिप फर्म है तो भी कितना 5 इयर्स। ये ऐसा नहीं 1 साल अभी ब्रेक, 2 साल बाद में ब्रेक, ऐसा नहीं, कंटिन्यूस कितना 5 इयर्स का ब्रेक रहना चाहिए, समझा। और ये जो पार्टनर इसमें सर्टिफाई करता है, ये कंपनी से ना एसोसिएट नहीं होना चाहिए कोई भी मैटर में, ठीक है, समझा इतना तुम लोग को। चलो पेपर में अगर क्वेश्चन आया, ठीक है, ABC लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी ऑन स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, उसका पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ है, तो इज रोटेशन एप्लीकेबल। भाई इधर ये लिमिट मत देखना, लिस्टेड है, लिस्टेड का लिमिट देखना ही नहीं भाई, लिस्टेड को तो कंपलसरी करना है।
अभी नेक्स्ट सेक्शन 139 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अभी 139 8 फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, ठीक है। इसमें भी 139 8 1 जो है वो पहले किसका रहेगा, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, और 139 8 2 किसका है, गवर्नमेंट कंपनी। अगर कैजुअल वैकेंसी हो रहा है, क्या हो रहा है, कैजुअल वैकेंसी, तो कौन फिल करेगा, बीओडी करेगा 30 डेज में। कौन बीओडी करेगा 30 डेज में। और गवर्नमेंट कंपनीज में कौन करेगा, बीओडी करेगा वापस 30। इसमें देखना भाई, सॉरी, इसमें कौन करेगा, कैग करेगा। क्या करेगा, कौन करेगा भाई, गवर्नमेंट कंपनी है तो कौन करेगा, कैग करेगा कितने दिन में, 30 डेज में। और कैग फेल हो गया तो कौन करेगा, बीओडी करेगा 30 डेज में। और अगर नॉर्मल है तो कौन करेगा, बीओडी करेगा 30 डेज में। और अगर रेजिग्नेशन के वजह से, किसके वजह से, रेजिग्नेशन के वजह से, तो 3 मंथ्स में अपने को जनरल मीटिंग में रेटिफाई करना है। क्या करना है, 3 मंथ्स में एक जनरल मीटिंग बुला के रेटिफाई करना है कि ये ऑडिटर हमने अपॉइंट किया था। रेजिग्नेशन रहेगा तो ही 3 मंथ्स वाला पॉइंट एप्लीकेबल है। बाकी कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज। और गवर्नमेंट का कौन करेगा, कैग करेगा 30 डेज में। अगर वो फेल हुआ तो बोर्ड करेगा 30 डेज में। ये समझा तुमको। तो 139.8.1 और 139.8.2। फिर 139.9, कौन सा, 139.9। अगर कोई भी ऑडिटर, रिटायरिंग ऑडिटर रिटायर हो रहा था और उसकी जगह पे अपन ने दूसरा ऑडिटर नहीं रखा, क्या बोला, दूसरा ऑडिटर नहीं रखा, तो फिर ये जो ऑडिटर है वही कंटिन्यू करेगा, ठीक है। ये जो ऑडिटर है वही कंटिन्यू करेगा। देखो 139.9 भी एक है और 139.10 भी एक है, क्या है। तो 139.10 क्या बोलता है, इफ नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड, तो फिर एग्जिस्टिंग ऑडिटर ही कंटिन्यू करेगा, ठीक है। और 139.9 क्या बोलता है कि रिटायरिंग ऑडिटर को ही अपन रीअपॉइंट करेंगे। सॉरी, मैंने उल्टा बोला था, रिटायरिंग ऑडिटर को ही रीअपॉइंट करेंगे, ठीक है। ये 139.9 बोलता है। और 139.10 क्या बोलते हैं, अगर ऑडिटर अपॉइंट ही नहीं हुआ तो जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर है वही कंटिन्यू कर। अभी 139.9 क्या बोलता है, रिटायरिंग ऑडिटर को अपन रीअपॉइंट करेंगे, लेकिन कुछ केसेस में नहीं करेंगे। एक तो क्या, वो बोलता है मेरे को नहीं करने हैं, ठीक है, बोलता है मेरे को नहीं करने का, ठीक है। तो वही अपना अनविलिंगनेस दिखा रहा है। या तो अपन ने एसआर पास किया है, क्या, एसआर पास किया है कि हमको ये नहीं चाहिए, कोई और चाहिए, क्या कि हमको ये नहीं चाहिए, कोई और चाहिए। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अपॉइंटिंग सम अदर ऑडिटर इन प्लेस ऑफ दिस ऑडिटर। या तो बोलते हैं हमको ऑडिटर ये नहीं चाहिए, क्या, इसमें क्या बोलता है, ऑडिटर ये नहीं ये चाहिए। इसमें बोलता है हमको चेंज तो करने का, इसको नहीं रखने का भाई, इसको नहीं रखने का, ठीक है। तो ये क्या था, 139.9, ठीक है। अगर ये डिस्क्वालीफाइड नहीं है, कौन, रिटायरिंग ऑडिटर अगर डिस्क्वालीफाइड नहीं है तो अपन उसको वापस से रीअपॉइंट करेंगे। लेकिन 2 केसेस में नहीं करेंगे, अगर हमने एसआर पास किया कि भाई हमको कोई और ऑडिटर रखना है या इसको तो नहीं रखना है। समझा तुमको। ये क्या था, 139.10 और 139.10 और 139.11, क्या, 139.11 का अपने को पता है ऑडिट कमेटी रखना पड़ता है सेक्शन 177 में। अगर 177 में अगर ऑडिट कमेटी अपन ने रखा है तो भाई उसका वार्तालाप कर, मतलब उससे पूछपरछ करके हम ऑडिटर अपॉइंट सब करें। ये समझा तुमको। अभी नेक्स्ट कौन सा है, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, कौन सा, 141, क्या, रिमूवल ऑफ ऑडिटर। 140 क्या था, रिमूवल ऑफ ऑडिटर। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, कुछ तो बोला था, ठीक है। 140 रिमूवल ऑफ ऑडिटर है। 141 में क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफाई। रिमूवल ऑफ ऑडिटर, भाई ऑडिटर है, ऐसे ही निकाल सकते क्या, बोलो तुम ऑडिटर हो, तुमको बोले कल से मत आना, चलेगा नहीं। इसके लिए क्या पास करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, और भाई एसआर पास करना पड़ेगा, ठीक है। एसआर के पहले क्या हुआ रहेगा, बीआर पास,
ठीक है, एसआर पास करने के लिए पहले बीआर बुलाना पड़ेगा। चलो, ऑडिटर है भाई, निकालने का है। अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लगेगा भाई, प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लगेगा कि नहीं भाई, ऑडिटर को निकाल रहे हो तुम भाई, छोटा बात है नहीं। तो क्या बोलते हैं, प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लगेगा, ठीक है। और फिर जनरल मीटिंग बुला के क्या बोलते हैं, निकाल देंगे। लेकिन भाई निकालने के पहले एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देंगे, क्या अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है। तो पहले क्या होगा इन शॉर्ट, देख पहले क्या होगा भाई, पहले एक बीआर पास होगा, ठीक है, और ऑडिटर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, ठीक है। फिर अपन किसके किसके पास जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन आ गया तो फिर अपन जनरल मीटिंग बुलाएंगे और ऑडिटर को निकाल देंगे, ठीक है। तो पहले क्या पास होगा, बीआर पास होगा। क्या पास होगा, बीआर पास होगा। तो उसके 30 डेज में एक सीजी को अप्रूवल ले लेंगे, ठीक है। सीजी को अप्लाई कर देंगे अप्रूवल के लिए। फिर सीजी का जैसे अप्रूवल आएगा उसके 60 डेज के अंदर जनरल मीटिंग बुला के एसआर पास करके अपन ऑडिटर को निकालें। और जब ये बीआर पास करेंगे तभी ऑडिटर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। ये प्रोसेस समझा, पहले बीआर, फिर 30 डेज में सीजी को अप्लाई, फिर इसका परमिशन आते ही 60 डेज में जनरल मीटिंग बुला के इसको निकाल दें। और बीआर के टाइम ऑडिटर को OOBS दे दें। इतना समझा। और रिमूवल कौन से फॉर्म रहेगा, मैंने तुमको बताया था, ADT 2। पक्का समझा ये। और अभी क्या पढ़ेंगे अपन, रेजिग्नेशन। क्या, रेजिग्नेशन, ठीक है। तो ऑडिटर कौन से फॉर्म में रेजिग्नेशन देगा, ADT 3 में। किसको, एक कंपनी को देगा और एक ROC को देगा। और अगर गवर्नमेंट ऑडिटर है, कौन, गवर्नमेंट ऑडिटर है, तो किसको देगा, कैट। समझो बोल रहा है कि 31 से में नहीं आएगा तो वो डेट जो मेंशन है उधर से 30 डेज में अपन ADT 30 डेज में ADT 3 फाइल करेंगे। और किसको बताएंगे, कंपनी कंपनी और ROC को, कंपनी ROC को। और अगर गवर्नमेंट कंपनी रहा तो कैट को भी बताएंगे। ये समझा तुमको। उसमें सब लिखेंगे, इंडिकेटिंग रीजंस वगैरह कि मेरे क्यों रिटायर हो रहा है, क्या है, सॉरी क्यों रेजिग्नेशन दे रहा हो, वगैरह वगैरह। अभी 143 क्या है, पेनल्टी है। क्या है, पेनल्टी। क्या, ऑडिटर ने अगर ADT 3 नहीं फाइल किया, 147 में जनरल पेनल्टी है, ये 143 का पेनल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो 143 का पेनल्टी क्या बोलता है कि ऑडिटर को फाइन लगेगा। क्या लगेगा, फाइन तो लगेगा। कितना, चलो तुमको आता है ये, 50,000 फाइन लगेगा, ठीक है। और लेकिन नॉट एक्सीडिंग ऑडिट फी, ठीक है। उसने फ़ी 30,000 ली तो भाई 50,000 फाइन देगा नहीं। और अगर कंटिन्यूस डिफॉल्ट है तो 500 पर डे, मैक्सिमम कितना है, 2 लाख। मैक्सिमम कितना है, 2 लाख। ये तुमको याद है मेरे हिसाब से, तुम्हारे MCQs में भी है। तो कितना है सॉरी पेनल्टी कितना है, फाइन 50,000, नॉट एक्सीडिंग ऑडिट फीस। और कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट के केस में 500 पर डे, मैक्सिमम 2 लाख, ठीक है। मैं क्वेश्चंस कराने से ज़्यादा प्रोविज़न रिवाइज कराना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा, ठीक है। और 144 क्या बोलता है, स्पेशल नोटिस देके अपन ऑडिटर को निकाल सकता है, ठीक है। तो अपन वो SR पास करना था, पता है SR पास करना था, तो उसके लिए एक स्पेशल नोटिस, लॉ में पढ़ा है ना तुमने बचपन में, जिसका ग्रुप 1 हो गया या तो दोनों ग्रुप है तो लॉ में पढ़ा ना, स्पेशल नोटिस पास कर सकते हैं 101 सेक्शन, ठीक। तो वो लोग क्या बोलेंगे कंपनी की, ये रिटायरिंग ऑडिटर को अपने को अपॉइंट नहीं करना है या कोई और ऑडिटर को अपॉइंट करना है, ठीक है। तो नोटिस किसको दे देंगे, कंपनी को दे देंगे, ठीक है। और ऑडिटर का भी रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे, उसको अपने सफाई में कुछ बोलना है क्या भाई। और ये समझा तुमको। रीजनेबल लेंथ में क्या रहेगा, ये राइट ऑफ रीजनेबल लेंथ में। और वो बोल भी सकते हैं कि भाई प्लीज़ यार ये मीटिंग में पढ़ो ना तुमने यार, ऐसा क्यों निकलता है, ठीक है। और अगर नीडलेस पब्लिसिटी कर रहे हैं, क्या कर रहा है ऑडिटर,
नीडलेस पब्लिश मतलब भला बुरा बोल रहे हैं, तो फिर नहीं पढ़ा, ठीक है, नहीं पढ़ेंगे फिर हम। ये लॉ में भी पढ़ा। रखेंगे वो कौन रखेगा, सीजी रखेगा। कौन रखेगा, सीजी रखेगा। सीजी में अपॉइंट अनदर ऑडिटर, ठीक है। और अगर ऐसा कोई ऑडिट मतलब सीजी ने अप्लाई किया, ठीक है, 15 दिन के लिए तुमने 15 दिन के अंदर तुमने ऑडिटर को निकालना। अगर ऑडिटर ये सेक्शन की वजह से निकला है मतलब, तो भाई ये 5 साल के लिए डीबार हो जाएगा। कितने साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए। फिर इसको अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कर ही नहीं सकते। और ही विल बी ऑल्सो लाइबल फॉर सेक्शन 447। क्या 447 के लिए भी लाइबल हो जाएगा, और 5 साल तक के लिए एलिजिबल भी नहीं रहेगा ऑडिटर अपॉइंट होने। तो ये समझा तुमको, एकदम मस्त समझा। अभी अपन सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन चालू करता है। कौन सा सेक्शन चालू करेंगे अपन। एक पेज ऐड कर देता हूँ। कौन सा सेक्शन, 141। कौन सा, 141। भाई सीए क्या बोलते हैं, ऑडिटर किसको अपन अपॉइंट कर सकते हैं, फर्म को कर सकते हैं, या एलएलपी भी आ गया उसमें। कौन आ गया, फर्म आ गया और एलएलपी भी आ गया, ठीक है। और सीए फर्म को कर सकते हैं। और सीए डिफाइंड है अंडर सेक्शन 3 ऑफ सीए एक्ट 1949। तो मतलब क्या, और अगर अभी अपन सीए फर्म को अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा कोई भी फर्म नहीं भाई, कोई भी फर्म नहीं जिसमें मेजॉरिटी पार्टनर सीए है ना, जिसमें क्या मेजॉरिटी पार्टनर सीए, वही फर्म को अपन अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। इंजीनियर है फर्म में, सीए से लॉयर है, ठीक है भाई। मेजॉरिटी कौन होना चाहिए, सीए। और साइन कौन करेगा भाई, प्रैक्टिसिंग सीए। अरे हाँ है ना, साइन कौन करेगा, प्रैक्टिसिंग सीए। और भाई मतलब प्रैक्टिसिंग सीए को ऑफकोर्स अपन ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। ये था 141 एंड 142 सेक्शन, ठीक है, दोनों साथ में कर दिया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है 141(3). बोलो तो 141 सबसेक्शन 3, ठीक है। पर्सन नॉट डिस्क्वालिफिकेशन, सिंपल में बोलो तो क्या, डिस्क्वालिफिकेशन। तो इसमें क्या है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर बस ना। डी में कितना है, डी में 3 पॉइंट है, कितना, D1, D2, D3, ठीक है। और फिर E B C D E F G H I J K L M N O P। अरे वाह, अच्छा। तो 141(3) ये क्या बोलता है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट को अपन अदर देन एलएलपी भाई, अदर देन एलएलपी को अपन ऑडिटर नहीं रख सकते। बी क्या बोलता है, ऑफिसर या एम्प्लॉय को अपन ऑडिटर नहीं रख सकते। सी क्या बोलता है, पार्टनर ऑफ सच ऑडिट एम्प्लॉय या ऑफिसर ऑफ अ कंपनी, ठीक है। इसमें किधर किधर कंपनी है, किधर किधर छास बोली तो कंपनी, होल्डिंग, एसोसिएट, सब्सिडरी एंड सब्सिडरी ऑफ सच सब। फिर सी क्या बोलते हैं, सी हो गया। अभी D1 क्या, D1 पर्सन या पार्टनर या उसका रिलेटिव इज होल्डिंग सिक्योरिटी, क्या, इज होल्डिंग सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन छास। कौन, छास। फिर 2 में क्या है, रुको पहले मैं बताता हूँ। इनडेटनेस अगर मोर देन 5 लाख है इन छास, और हैज गिवन गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ थर्ड पार्टी इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। तो क्या भाई, पर्सन, पार्टनर या रिलेटिव होल्ड कर रहे हैं क्या, सिक्योरिटी या सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन कंपनी मतलब छास में। तो फिर क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा बोलो, डिस्क्वालीफाई। लेकिन रिलेटिव को एक्सेप्शन दिया, क्या रिलेटिव को एक्सेप्शन दिया कि भाई वो फेस वैल्यू 1 लाख तक, फेस वैल्यू 1 लाख तक वो होल्ड कर सकता है। सिर्फ किसको एक्सेप्शन दिया, रिलेटिव को। किसको, सिर्फ रिलेटिव को। 1 लाख तक वो होल्ड कर सकता है, कितना, 1 लाख तक होल्ड कर सकता है, ठीक है। और समझो अभी रास्ते से मैं जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, रिलायंस का डायरेक्टर दिखा मेरे को, अपॉइंट कर दिया ऑडिटर, ठीक है। और मेरे रिलेटिव के पास ऑलरेडी शेयर्स है 10 लाख के फेस वैल्यू के। तो फिर एक मौका दिया, चल भाई करेक्टिव एक्शन का एक मौका दिया, 60 डेज भाई सुधार ले, बेच दे शेयर्स वेस, ताकि ये मस्त ऑडिटर अपॉइंट हो सके। तो करेक्टिव एक्शन का टाइम कितना दिया, 60 डेज। ये समझा। ये एक्सेप्शन किसको है, केवल केवल रिलेटिव को। बोलो तो केवल और केवल रिलेटिव को एक्सेप्शन है। किसको, केवल एंड केवल रिलेटिव को, केवल एंड केवल रिलेटिव को। मतलब जानबूझ के तुमको देंगे, ए पार्टनर इज होल्डिंग सिक्योरिटी ऑफ ₹100, ठीक है, तो डिस्क्वालीफाई बाय। पार्टनर या पर्सन अगर ₹1 का भी अगर होल्ड करेगा ना तो डिस्क्वालीफाई दे, वो जानबूझ के तुमको देंगे। ही हिमसेल्फ इज होल्डिंग सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ, तो इधर 1 लाख रुपए का दिखा, खुद या पार्टनर ₹1 का भी होल्ड कर रहे तो। और रिलेटिव कितना, फेस वैल्यू 1 लाख, मार्केट वैल्यू दिया रहेगा इग्नोर कर, फेस वैल्यू 1 लाख। और करेक्टिव एक्शन का पॉइंट ध्यान में रखना 60 डेज का। चल ये समझा। और किधर किधर इधर तुमको ना कंपनी दिया है, क्या किधर किधर, जैसे इधर कंपनी था फर्स्ट पार्ट में, तो कंपनी दिया है, छास नहीं दिया। तो ऐसा तुम लॉ पढ़ोगे ना तो सब्सिडरी का, ऐसा लॉ बेयर लॉ पढ़ोगे तो सब्सिडरी का तो वो रह सकता है ऑडिटर, लेकिन फाइनल में तुम पढ़ोगे इंडिपेंडेंस या जनरली इंडिपेंडेंस को ध्यान रखना। तो एक तुम नोट लिखोगे पेपर में कि कंसिडरिंग द इंडिपेंडेंस he should avoid the taking of assignment, ठीक है। तो कंसिडरिंग इंडिपेंडेंस ये वर्ड लिखना कि ये नहीं अपॉइंट करना चाहिए इसको। वैसे लॉ तो बोलते हैं, लेकिन कंसिडरिंग इंडिपेंडेंस हम उसको एडवाइस करेंगे कि मत लो, बाकी तुम्हारा मर्ज है। चलो ये समझा, बहुत क्रूशियल था। मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करने से ज़्यादा मैंने तुमको क्वेश्चन ही रिवाइज करा दिया, ऐसा समझो। फिर आगे का तो इजी है। डी वाला दूसरा क्या है, इनडेटेडनेस अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो। फिर तीसरा क्या है, थर्ड पार्टी के इस पे तुम गारंटी दे रहे अबाउ 1 लाख तो ये मेन था, क्या था, मेन था। फिर ई क्या है, ई करो, ई से रिलेशनशिप, क्या ई से क्या है, रिलेशनशिप। कौन सा, बिजनेस रिलेशनशिप। कौन सा, बिजनेस रिलेशनशिप। ई से क्या आएगा, बिजनेस रिलेशनशिप, ठीक है। बिजनेस रिलेशनशिप विद कंपनी सब्सिडरी होल्डिंग या सब्सिडरी, मतलब क्या, बिजनेस रिलेशनशिप विद छास। बिजनेस रिलेशनशिप मतलब क्या, डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप। या तो मतलब कैसा, समझो अपन, समझो मैं माल बना रहा हूँ, शर्ट बना रहा हूँ एग्जाम्पल, तो क्लॉथ है, क्लॉथ मैं किससे ले रहा हूँ, जिसका मैं ऑडिट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये बिजनेस रिलेशनशिप आ गया। मैं मेरा माल जब तक मैं माल नहीं लेगा तब तक काम नहीं होगा, ठीक है। ये मेरा मेन रॉ मटेरियल सप्लायर है, ठीक है। अभी बिजनेस रिलेशनशिप में भी कुछ कुछ एक्सेप्शन है। जैसे तुम्हारा अभी तुम SBI के समझो ऑडिटर बने, ठीक है, उसमें तुम्हारा अकाउंट है, तो तुम्हारा क्या गलती, तुम वोडाफोन के तुम ऑडिटर बने और तुम वोडाफोन का सिम कार्ड यूज करते हो, तो तुम्हारा कोई गलती है। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी रहेगा वो चलेगा। क्या बोला, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रहेगा तो चलेगा, लेकिन बिजनेस रिलेशनशिप होना चाहिए। चलो ये समझा। फिर एफ से क्या है, रिलेटिव उसका डायरेक्टर है या तो एम्प्लॉयमेंट में है कंपनी में। क्या, रिलेटिव अगर डायरेक्टर है तो ऑडिटर ये अपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका रिलेटिव डायरेक्टर या KMP या बड़े पोस्ट पे तो अपॉइंट नहीं हो सकते। फिर जी से तो तुम्हारा फेवरेट सीलिंग लिमिट, क्या है, सीलिंग लिमिट। इधर ही रिवाइज कर देता हूँ मैं, 141(3)(g), ये सेक्शन ऐसा लिखने का, जैसे अभी इंडेटनेस रिलेटिव का है तो 141(3)(d)(1), ऐसा मस्त लिखोगे ना, वो भी सोचेगा यार क्या पढ़ा है। सब क्लॉज याद करा देगा मैं, डोंट वरी। जी से क्या है, सीलिंग लिमिट, क्या है, जी से सीलिंग लिमिट।
जी से क्या है, सीलिंग लिमिट। तो सीलिंग लिमिट में क्या है, कितनी कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं अपन, 20 कंपनीज का। कितना, 20 कंपनीज, ठीक है। इसमें किसको किसको काउंट नहीं करने का, तो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, किसको, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, ठीक है, उसको काउंट नहीं करने का। फिर और किसको काउंट नहीं करने का, ओपीसी को काउंट नहीं करने का, स्मॉल कंपनी को काउंट नहीं करने का, डॉर्मेंट कंपनी को काउंट नहीं करने का, और प्राइवेट कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़, ठीक है। अगर प्राइवेट कंपनीज का पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है तो फिर इसको, प्राइवेट कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है तो फिर इसको गिनने का नहीं, समझा। तो किसको नहीं गिनने का, एक तो अगर पार्टनर अगर फुल टाइम किधर और काम कर रहे तो फिर भाई तू ऑडिट क्या, को जानबूझ के ना, ठीक है। 60 तुम्हारा ऑलरेडी क्रॉस हो, एक बोलेंगे एक प्राइवेट कंपनी, क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है जो सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, क्या बोलेंगे, प्राइवेट कंपनी है और वो सब्सिडरी है किसकी, पब्लिक कंपनी की, ठीक है। तो क्या तुम इसको 20 की लिमिट में काउंट करोगे क्या, हाँ या ना, ना, क्यों, पब्लिक, बचपन में डेफिनेशन पढ़ा था, अगर प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी है तो वो डीम्ड पब्लिक कंपनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीम्ड पब्लिक कंपनी। तो फिर वो ये सादा प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगा, भले उसका टर्नओवर कम रहेगा लेकिन अगर वो सब्सिडरी रहेगा ना तो फिर उसको 20 लिमिट में काउंट मत करना, ध्यान रखना। और एक ये स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी क्या हो सकता है, प्राइवेट कंपनी, क्या हो सकता है, प्राइवेट कंपनी। समझो एक कंपनी है, क्या है, एक कंपनी है, ठीक है। तो अगर मतलब वो स्मॉल कंपनी का लिमिट क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ और टर्नओवर 40, 440 लिमिट है, तो ये भी ध्यान में रखना। चलो ये समझा, मतलब इन शॉर्ट बोलो, बोलो कैसे घुमाएंगे, एक एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका बोलेंगे कि उसका पेड अप शेयर कैपिटल है 3 करोड़, कितना है पेड अप शेयर कैपिटल 3 करोड़, और टर्नओवर कितना है 50 करोड़, कितना है टर्नओवर 50 करोड़। अभी तुम ब्लाइंडली देखोगे तो पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से नीचे, लेकिन टर्नओवर 50 से ऊपर, 40 से ऊपर चला गया, मतलब ये स्मॉल कंपनी नहीं है, तो इसको नहीं गिनना। तो ये दो जगह एकदम डीप में घुसना ना उनका, तो ये दो जगह घुमा सकते हैं, एक तो क्या कि प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी और पब्लिक कंपनी बोल देंगे तो डीम पब्लिक कंपनी हो जाएगा, तो उसको मत गिनना। और एक स्मॉल कंपनी का एकदम डीप में गया ना तो ध्यान रखना। अच्छा, ये मैंने मैक्सिमम तुमको सब बता दिया, ठीक है। तो ये कितना 20 कर सकता है, ठीक है। और एक ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है, क्या कि भाई समझो 3 पार्टनर है तो कितना ऑडिट ले सकते हैं, 60 ऑडिट ले सकते हैं। तो क्या एक ही पार्टनर सब 60 ऑडिट साइन कर सकते, भाई करना, साइन करने कौन मना कर, 59 एक कोई और करे, 2 कोई और करे, बाकी का एक करे, करना भाई। साइनिंग में हमने लिमिट बोला क्या, नहीं भाई। इंडिविजुअल कैपेसिटी में 20 और ओवरऑल उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्म के लिए जितने सीए रहेंगे। चलो इतना समझा। फिर एच में क्या है, अगर तुमने फ्रॉड किया था, क्या किया था, फ्रॉड किया था, तो तुम 10 साल तक डी पार हो गए, 10 साल तक फिर तुम ऑडिटर नहीं रह सकते, ठीक है। और आई में क्या है, आई में क्या है, ठीक है, उस आई मतलब मम्मी, ठीक है। तो उस ओवर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सर्विस रेफर कर रहा है 144 वाली, कौन सी 144 वाली सर्विस दे रहा है, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। चलो समझा तुमको ये। देखो 141(3) क्या था, ए में क्या था, देखो अभी सबसेक्शन जिसको याद रखने का है, जो एकदम तोड़ो भगत, ठीक है। तो बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी, फिर ऑफिसर एम्प्लॉय उसका पार्टनर, सी तक कोई वादा नहीं, डी तो सबका फेवरेट है, ठीक है, पर्सनल पार्टनर रिलेटिव वाला, ठीक है। फिर D1 में वो था सिक्योरिटी इंटरेस्ट वाला, रिलेटिव होल्ड कर सकता है। 2 में इंडेटेडनेस 5 लाख से ज़्यादा, थर्ड पार्टी के ऊपर गारंटी 1 लाख वाला, ठीक है। फिर ई से क्या था, बिजनेस रिलेशनशिप। एफ से क्या था,
तो एफ से क्या था, डायरेक्टर, तुम्हारा रिलेटिव अगर डायरेक्टर है, ठीक है। अभी जी वापस तुमको याद रहेगा कौन सा है, सीलिंग लिमिट वाला, कौन सा है, सीलिंग लिमिट वाला। अभी फ्रॉड, फ्रॉड क्या था, 10 साल तक डिपॉ, तो एच से फ्रॉड है, तो लोग हाई हाई करेंगे, हाँ हाई हाई इसने फ्रॉड किया, हाई इसने fraud। तो एच से क्या आएगा, फ्रॉड का। और आई से क्या आएगा, भाई मम्मी बोलती है वो 144 वाली सर्विस मत देना, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। 144 वाली सर्विस नहीं, ये समझा। ईबीसी सिंपल था, डी इंपॉर्टेंट है, ई का बिजनेस रिलेशनशिप, एफ याद आया तो ठीक है, डायरेक्टर, जी क्या है, सीलिंग लिमिट, एच क्या है, फ्रॉड, और आई क्या है, 144 वाली सर्विस नहीं दे सकते। अरे एकदम तोड़, मस्त, मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। थोड़ा टाइम है बट भाई वर्थ है, वर्थ है भाई। 141.4 क्या बोलता है, 141.4, ठीक है। अगर 141.3 की तुमने डिस्क्वालिफिकेशन, 141.3 की डिस्क्वालिफिकेशन इनकर की, तो तुम डीम टू बी कैजुअल वैकेंसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीम टू बी कैजुअल वैकेंसी, ठीक है। और इसका फुलफिलमेंट कैसे होगा, एज पर सेक्शन 139(8). तो क्रॉस रेफरेंस देना सेक्शन का सीखो, उतना तुमको ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। यही एक ऐसा है ना, स्टाइल मारो सेक्शंस, और इसमें तुम मार सकते हो, ठीक है, सेक्शंस में स्टाइल, और ये एक ही चैप्टर है ऐसा, ठीक है। बाकी ऐसे तो तुम्हारे लिए इजी करके दिया है मैंने, और क्या ही चाहिए तुमको, अदर चैप्टर्स का भी डाल दे भाई। अभी पढ़ो और 2 बार लेक्चर सुन लो, ख़त्म करो, ठीक है। चलो फिर अभी 144 पहले कर ले क्या, हाँ 144 क्या बोलता है कि ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टन सर्विस, क्या, ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टन सर्विस। तो कौन सा सर्विस वो नहीं दे सकता है, तो ए फॉर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस, फिर इंटरनल ऑडिट, कौन सा, इंटरनल ऑडिट, फिर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। फिर एक्चुअरियल सर्विस, क्या, एक्चुअरियल सर्विस। फिर इन्वेस्टमेंट का 2, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस, ठीक है। फिर एक है तुम्हारा फेवरेट, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस, क्या बोलो, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस। और लास्ट का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर सर्विसेज, क्या है, अदर सर्विसेज एस में भी प्रिस्क्राइब। तो क्या है, देखो AIDA याद रखना, बहुत सारे कोड बनाए सबने अलग अलग, बट मेरे को लाइन में याद रह गया है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ऐसा तुम ऐसा भी याद रख सकते हो कि ये सर्विस ले तो ऑडिटर की, मतलब ऑडिटर की मार दी ये सर्विसेज, तो एम से मतलब अलग अलग कोड है बहुत सारे, बट ये मेरे को सबसे अच्छा लगता है क्योंकि मेरा है ना, ठीक है। AIDA, क्या, AIDA पहला अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस, इंटरनल ऑडिट, फिर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर एक्चुअरियल सर्विस, फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, फिर रेंडरिंग ऑफ फाइनेंशियल आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस, और फिर अदर सर्विसेज एस में भी प्रिस्क्राइब, क्या, AIDA, फिर इन्वेस्टमेंट का 2 पॉइंट, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज और अदर सर्विसेज। तो ए फॉर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस, इंटरनल ऑडिट, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्चुअरियल सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस और अदर सर्विसेज एस में भी प्रिस्क्राइब। ये समझा तुमको। अभी सेक्शन आया ना भाई, 3 सेक्शन लिखना, क्या 144 लिखने आना, 3 सेक्शन लिखना। एक तो बोलना 141(3) आई के हिसाब से जो 144 में सेक्शन है वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। फिर 144 की सर्विसेज लिखना, ये वाली 9 सर्विस है, कितनी है, 9 है, ठीक है। और फिर लास्ट में लिखना 141(4) के हिसाब से अगर ये सर्विसेज ऑडिटर दे देता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, डीम टू डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और डीम टू बी कैजुअल। तो 3 सेक्शन लिखने का, ये क्वेश्चन आया तो समझा। 141(3) आई लिखने का, पहले वो बोलता है 144 वाली नहीं देने का, फिर 144 लिखने का, और फिर 141(4) भी लिखने का, कुछ भी नहीं छोड़ने का। समझा तुमको ये। फिर अभी अपन कौन सा करते हैं बताओ, 142 करते, 142 कि 142 बाद में करते। चलो तुम लोग बताओ वो मैं करेगा। चलो 142 हम बाद में करेंगे। चलो पूछो क्यों, मेरी मर्जी। अभी 143, क्या 143, ठीक है। 143 मतलब क्या, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, क्या राइट्स एंड
ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, एक है राइट्स, एक है ड्यूटीज, वेरी गुड, ठीक है। तो पहला क्या है भाई, एक राइट्स थोड़ा डिस्कस कर लो मैं, राइट्स में क्या क्या आएगा। तो राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट ऑल टाइम्स, ठीक है, एट रजिस्टर ऑफ है। फिर अगर इंफॉर्मेशन कुछ ऑडिटर को चाहिए तो ऑडिटर मांग सकता है। फिर एक राइट ऑफ लीन पढ़ा था, पता है अपन ने ऐसे के टाइम, राइट ऑफ लीन, ठीक है। तो ऑडिटर ने अगर काम किया है तो वो डॉक्यूमेंट्स रख सकता है अपने पास, लेकिन इसमें तुम लास्ट में क्या लिखोगे, ESB एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के हिसाब से हमको डॉक्यूमेंट्स रिटेन करना अलाउड नहीं है, प्रोफेशनल एथिक्स में आप पढ़ोगे बड़े होगे। राइट ऑफ लीन में लिखने का कि डॉक्यूमेंट्स शुड बी बिलोंग टू क्लाइंट हु ओज द मनी, फिर वो ऑडिटर के पास उसके अथॉरिटी से आना चाहिए, फिर उस पर उसने काम किया तो ही लाना चाहिए, और जिस पे काम किया वही लाना चाहिए। मतलब इनकम टैक्स का काम किया था और लेके आया कुछ GST का, तो भाई चलेगा क्या? नहीं, सॉरी, ऑडिट का कुछ काम किया और लेके आ गया क्लाइंट के इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट्स, तो भाई ऐसा चलेगा, ठीक है। और फिर होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर है, कौन? होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर है, तो वो सब्सिडरी कंपनीज का भी मतलब डिटेल्स मांग सकता है। तो ये क्या हो गया, इसका राइट हक्स हो गया, क्या हो गया, हक। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट 143(1), क्या? इंक्वायरी इनटू प्रोप्राइटरी मैटर्स, क्या? इंक्वायरी इनटू प्रोप्राइटरी मैटर्स, क्या? इंक्वायरी इनटू प्रोप्राइटरी मैटर्स, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब बवाल इम्पोर्टेंट, क्या? LDR ATC स्पेशल, ये आता ही है भाई, ठीक है। तो इंक्वायरी इनटू सर्टन मैटर्स, अभी एग्जाम में जानबूझ के बोलेंगे ऑडिटर ने ये इंक्वायरी करना चाहिए था, वो तो वेदर ही शुड रिपोर्ट ऑन द सेम, नहीं, अगर उसको कुछ बराबर नहीं लगा, मतलब डिस्क्रिपेंसी मिला, इंग्लिश में बोले तो डिस्क्रिपेंसी मिला तो ये रिपोर्ट करना है, नहीं मिला तो नहीं रिपोर्ट करेगा भाई। इसको खाली क्या करना है, इंक्वायरी करना है, क्या रिपोर्टिंग करना है? नहीं, सिर्फ इंक्वायरी करना है। क्या करना है? केवल और केवल इंक्वायरी करना है, क्या? केवल और केवल इंक्वायरी। तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर, बहुत फालतू हो गया। पहला तो लोन्स एंड एडवांसेस आर नॉट प्रिजुडिशियल, तो पहला वेदर 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 लिखना, क्या? वेदर 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 वेदर। तो पहला क्या, लोन्स एंड एडवांसेस आर नॉट प्रिजुडिशियल। फिर बुक्स एंट्रीज आर नॉट प्रिजुडिशियल, A to F लिखना भाई, बुक एंट्रीज आर नॉट प्रिजुडिशियल। फिर C से क्या लिखोगे, शेयर सिक्योरिटीज, अगर कॉस्ट से कम में तुमने बेच दिया भाई, काय को कॉस्ट से कम में क्यों बेचा, तो कॉस्ट से कम में बेच दिया, ठीक है। और इसमें ध्यान किसको ज़्यादा देना है, नॉन बैंकिंग और नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी, क्या? नॉन बैंकिंग और नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी। तुमने कॉस्ट से कम में शेयर्स बेच दिया भाई, ज़्यादा हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। फिर कोई लोन्स एंड एडवांसेस को तुमने डिपॉजिट शो करके रखा है, ठीक है। तो वेदर लोन्स एंड एडवांसेस हैव बीन शोन एज डिपॉजिट। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वेदर लोन्स एंड एडवांसेस आर नॉट प्रिजुडिशियल, वेदर बुक एंट्रीज आर नॉट प्रिजुडिशियल, whether securities shares were sold less than cost in case of non-banking and non-investment company. फिर D से whether loans and advances are shown as deposit. फिर E से whether personal expenses are charged to revenue. और लास्ट में अगर कैश में कोई कंसिडरेशन मिला तो फॉर कैश, क्या? फॉर कैश। अगर कोई कैश में अपने को कंसिडरेशन मिला है तो उसका डिस्क्लोजर अपन ने बुक्स एंड बैलेंस शीट में बराबर, उसका पोजीशन, क्या? उसका पोजीशन अपन ने बुक्स और बैलेंस शीट में बराबर दिया है कि नहीं। तो ABCDEF बोलो भाई, ABCDEF, ठीक है। A फॉर लोन्स एंड एडवांस आर नॉट प्रिजुडिशियल, बुक एंट्रीज आर नॉट प्रिजुडिशियल, फिर सिक्योरिटीज नॉट सोल्ड लेस देन कॉस्ट इन केस ऑफ नॉन बैंकिंग एंड नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन्स एंड एडवांसेज नॉट शोन एज डिपॉजिट, पर्सनल एक्सपेंस नॉट चार्ज टू रेवेन्यू। और अगर फॉर कैश कुछ सेल किया तो वो पोजीशन उसका प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है किधर, बुक्स एंड बैलेंस शीट। ये समझा तुमको इतना? पक्का समझा इतना? ये क्या है 143(1), क्या है भाई 143(1), और ऑडिटर को केवल इंक्वायरी करना है, ठीक है। जानबूझ के बोलेंगे ऑडिटर ने इंक्वायरी करना चाहिए था, ये वो, उसने रिपोर्ट नहीं किया, अरे भाई चलेगा रिपोर्ट नहीं किया, उसको क्या करना था, सिर्फ इंक्वायरी करना था। क्या करना था? इंक्वायरी। फिर 143(2) क्या है भाई,
ऑडिटर बोलेगा बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज हमने ऑडिट किया है, इन्फॉर्मेशन और सब लिए है, P&L बराबर है, कैश फ्लो बराबर है, ठीक है, टाइम पास। वापस से इम्पोर्टेंट कौन सा 143.3, कौन सा 143.3। अभी इसमें कितना पॉइंट है मालूम है, जे तक है, कितना ABCDEFGHIG फॉर जोकर। और भाई रूल 11 भी है, क्या है भाई, रूल 11 भी है। सुनते जाओ, ठीक है, तुम्हारा नोट सामने रखो, ठीक है। टाइम कम था इसलिए मैंने पूरा लिखा नहीं, ठीक है, वो तो तुम समझ ही सकते हो, तुम्हारा एग्जाम है तो, ठीक है। तो पहला तो क्या भाई, ऑडिटर ने सब इंफॉर्मेशन लिए है, ठीक है। फिर बुक्स और अकाउंट्स बराबर लिए है। ब्रांच, अगर ब्रांच ऑडिट है तो ब्रांच जाके आया है, ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट को कंसिडर किया। फिर डी से क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंप्लाई कर रहा है एएस के साथ। फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और मैटर जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएस के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बराबर है, ठीक है। फिर एफ से डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड नहीं है, क्या डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड नहीं है, ठीक है। फिर डिस्क्वालीफाइड, ये हो गया डिस्क्वालीफाइड, फिर हो गया क्वालिफाइड, क्या क्वालिफाइड मतलब क्या, कुछ क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क्स है रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, रिलेटिंग टू क्या, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। फिर बाद में क्या है, वेदर आईएफसी प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं, और फिर बाद में क्या है, अदर मैटर्स, क्या है भाई, अदर मैटर्स। ये समझा तुमको। पहला क्या है, ऑडिटर ने सब इंफॉर्मेशन लिए, फिर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया है कि नहीं, फिर ब्रांच ऑडिट है कि नहीं, ठीक है। क्या हो रहा है ये, ठीक है, ये समझा तुमको। ब्रांच ऑडिट हुआ है कि नहीं, और फिर इधर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पहले P&L बैलेंस शीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से मैच हो रहा है कि नहीं। चलो इधर ध्यान दो, जे तक पॉइंट क्या क्या है। पहला तो इन्फॉर्मेशन सब लिया है, ठीक है। फिर दूसरा प्रॉपर बुक्स रखा है, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर रखा है। फिर ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट किया कि नहीं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद, ठीक है। तो पहले P&L बैलेंस शीट बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच हो रहा है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये इसके हिसाब से हुआ है, फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बराबर किया। फिर बाद में डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है, तो जी में क्या है भाई, डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टर गधा था, क्या था, गधा, तो गधा रहेगा डायरेक्टर तो डिस्क्वालीफाई होगा, जी डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। फिर एच में क्या है, डिस्क्वालीफाई तो क्वालिफाई, क्वालिफिकेशन या एडवर्स मार्क्स है क्या, कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट। फिर IFSC और लास्ट में जे में क्या है, अदर मैटर्स, क्या है अदर मैटर्स। तो वापस ए में इंफॉर्मेशन बराबर लिया है, बुक्स ऑफ अकाउंट, ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट, फिर P&L बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएस के हिसाब से, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बराबर है कि नहीं, फिर डायरेक्टर कोई डिस्क्वालीफाई हुआ है कि नहीं, क्वालिफिकेशन है इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, IFCS और अदर मैटर्स। अदर मैटर्स में रूल 11, तो रूल 11 में क्या क्या मैटर्स है सबको पता है। लिटिगेशन पे एक तो ध्यान दिया है कि नहीं, किस पे, लिटिगेशन पे नहीं। फिर मटेरियल फोर्सिएबल लॉसेस, मटेरियल फोर्सिएबल लॉसेस पे ध्यान दिया है कि नहीं। फिर क्या बोलते हैं, IPF में अपन लॉ में पढ़ते ना, तो IPF में फंड ट्रांसफर किया है कि नहीं, बराबर, ठीक है। फिर एक दो तीन पॉइंट है, एक तो मैनेजमेंट ने कुछ एडवांस रिसीव किया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई थर्ड पार्टी से, मतलब समझो A लिमिटेड है, B लिमिटेड है, C लिमिटेड, इसको इसमें डायरेक्टली पैसा इससे इसको डायरेक्टली पैसा चाहिए था, ठीक है। तो इसने B लिमिटेड के थ्रू रूट किया, क्या B लिमिटेड के थ्रू, या तो इसको देना था या इसको इससे लेना था, बट इसके थ्रू दिया, तो मैनेजमेंट ने लिया है, एडवांस लिया है, दूसरे में मैनेजमेंट ने दिया है, और तीसरा ये दोनों के रिस्पेक्ट में कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं, ये दोनों के रिस्पेक्ट में क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, डिक्लेयर डिविडेंड बराबर किया है कि नहीं, क्या डिविडेंड डिक्लेयर बराबर किया है कि नहीं, और फिर मतलब कौन से हिसाब से, सेक्शन कौन सा आएगा, लॉ पढ़े ना तुम 123, कौन सा 123। और फिर कंपनी ने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो यूज़ किया
तो अपने को पता था वो अमेंडमेंट आया कि उसमें फैसिलिटी होना चाहिए एडिट लॉग का, फिर ऑडिट ट्रेल फ्यूचर होना चाहिए, ठीक है। फिर कोई बाद में कोई ऐसा एडिट करके क्या बोलते हैं, टेम्पर नहीं कर देना चाहिए, मतलब वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो एडिट लॉग का फीचर होना चाहिए, ऑडिट ट्रेल का फीचर होना चाहिए, ठीक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो यूज़ करें। तो रूल 11 में अदर मैटर्स में, सॉरी अदर मैटर्स, हाँ रूल 11 में क्या बोलता है भाई, लिटिगेशन पे पहले तो ध्यान दे भाई बराबर, मटेरियल फोर्सेबल लॉसेस, फिर आईपीएफ, क्या आईपीएफ में पैसा डाला, डिविडेंड में भरा, डिविडेंड के एक चैप्टर में पता है 7 साल तक क्लेम नहीं किया तो आईपीएफ में ट्रांसफर है। तो डिविडेंड का एक पॉइंट है, एक आईपीएफ का पॉइंट है, और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है उसमें फीचर्स होना चाहिए एडिट लॉग, ऑडिट ट्रेल, ये सब का। और ये बीच में क्या, मैनेजमेंट ने कुछ लिया है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मैनेजमेंट ने दिया है, और ये दोनों के बीच रिस्पेक्ट में मटेरियल मिस्टेक में नहीं। ये क्या था भाई 143 भाई 143 3, तो 143 1 ABCDEF, और भाई 143 3 एकदम इम्पोर्टेंट है भाई, ज़रा भी गापची नहीं माना मैंने, ठीक है। और 143 4 क्या बोलता है, 143 5 अगर ऑडिटर कुछ क्वालिफिकेशन दे रहा है तो उसका रीज़न देना है, क्या ऑडिटर कुछ क्वालिफिकेशन दे रहा है तो उसका रीज़न देना है, क्या ऑडिटर कुछ क्वालिफिकेशन दे रहा है तो उसका रीज़न देना है। अच्छा, अभी वापस से नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं जो सीरीज आ रहे हैं वो। अच्छा, अभी कौन सा 143 5 143 6 और 143 7 जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑडिट में भी काम आएगा। चलो 143 5 क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा ऑडिटर को भाई ऐसे ऐसे ऑडिट कर, ठीक है। फिर ऑडिटर रिपोर्ट, ऑडिटर अपना रिपोर्ट बनेगा, उसमें क्या बोलेगा कि डायरेक्शन इशूड बाय कैग मैंने फॉलो किया, और कुछ एक्शंस अगर टेकन है वो भी बताएगा, और उसका इम्पैक्ट भी बताएगा। क्या बताएगा, एक्शन टेकन देयर ऑन एन इम्पैक्ट, ठीक है। तो 143 5 क्या बोलता है, कैग डायरेक्ट करेगा ऑडिटर को, ठीक है। फिर ऑडिटर रिपोर्ट में क्या क्या बोलेगा कि डायरेक्शन जो है मैंने फॉलो किया, एक्शंस जो है वो लिया, और इम्पैक्ट देयर ऑन, ठीक है। 143 6 क्या है भाई, तुम पेपर में लेते हो ना, सप्लीमेंट लेना भाई, ज़रूरत पड़ा तो ऑडिट में भी लेना ज़रा, सप्लीमेंट ऑडिट, ठीक है। कितने दिन में अंदर, कितना चाहिए मिनिमम अपने को ऑडिट में, 60 डेज, कितने 60 डेज के अंदर ऑडिट करा देगा। और ये जो सप्लीमेंट ऑडिट रिपोर्ट रहेगा वो भी मेन रिपोर्ट के साथ जाएगा कि नहीं भाई, सेम मैनर में जैसे मेन रिपोर्ट जा रहा है वैसे सेम मैनर में सप्लीमेंट का भी जाएगा। तो 143 6 के सप्लीमेंट ऑडिट कराएगा कौन, क्या करा सकते हैं 60 डेज में अगर उसको लगता है तो। और 143 7 क्या है, बच्चे को पता है कौन सा, टेस्ट ऑडिट करेगा, कौन सा टेस्ट ऑडिट करेगा, कौन सा एज पर सेक्शन 19A ऑफ कैग ड्यूटीज एंड पावर्स एक्ट, ठीक है। कैग एक्ट याद रखना 1971, क्या ड्यूटीज एंड पावर्स ब्रैकेट में याद आया तो लिख देना भाई, ठीक है। तो 143 5 6 7 7 में क्या है भाई, टेस्ट करा रहा है, ये क्या होता है कैसे होता है अपन कभी जिंदगी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये कैसे होना चाहिए, सेक्शन 19A ऑफ कैग एक्ट के हिसाब से। क्या सेक्शन है 143 5 6 और 7, क्या करेगा 143 5 में क्या करेगा, क्वेश्चन क्या आता है वैसे, पावर्स ऑफ कैग, क्या पावर्स ऑफ कैग, तो 143 5 6 7 लिखते। 5 में क्या करेगा, डायरेक्शन देगा ऑडिटर को ऑडिट करने, ऑडिट रिपोर्ट बताएगा कि मैंने डायरेक्शन फॉलो किया, ठीक है, उस एक्शन टेकन देयर और उसका इम्पैक्ट। फिर 143 6 में क्या, सप्लीमेंट ऑडिट कराएगा 60 डेज में, 143 6 में क्या सप्लीमेंट ऑडिट करेगा 60 डेज में, मेन रिपोर्ट के साथ जाएगा जैसा जाता है। और 143 7 में क्या कराएगा, टेस्ट ऑडिट एज पर सेक्शन 19A ऑफ कैग एक्ट 1971, ब्रैकेट में चाहिए तो ड्यूटीज एंड पावर्स लिख। चलो समझा तुमको भाई, बहुत एफर्ट जा रहा है भाई, 1 घंटे से कंटिन्यूस हो रहा है। चलो फिर
143 12 डिस्कस कर रहा हूँ मैं। कौन सा 143 12? 143 8 ब्रांच ऑडिटर का है, मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा, ठीक है। 143 12 क्या है भाई? फ्रॉड रिपोर्टिंग। क्या? फ्रॉड रिपोर्टिंग, ठीक है, फ्रॉड रिपोर्टिंग। इसको रूल 13 के साथ याद रखना। क्या? रूल 13 और फ्रॉड रिपोर्टिंग 143 12 और रूल 13, ठीक है। 13 रूल, ठीक है। फ्रॉड रिपोर्टिंग क्या भाई? 2 दिन के अंदर किसको बताना है? ओवरऑल 60 डेज है। ओवरऑल कितना है? 2 दिन के अंदर बोर्ड या ऑडिट कमेटी जिसको भी है उसको बताना है, ठीक है। फिर 45 डेज तक वेट करना है कि उनका रिप्लाई आएगा, ठीक है। अगर रिप्लाई आया और रिप्लाई नहीं आया, रिप्लाई आया तो 15 दिन के अंदर किसको? सीजी को अपन बता देंगे भाई, अलॉन्ग विथ रिप्लाई जो भी आया। क्या? अलॉन्ग विथ रिप्लाई जो भी आया। और रिप्लाई नहीं आया तो चुगली करेंगे, रिप्लाई नहीं आएगा ऐसा मेंशन करेंगे और 15 डेज के अंदर सीजी को बता दें। समझा? ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भाई। किसको फॉरवर्ड करेंगे? तो सेक्रेटरी एमसीए। किसको? सेक्रेटरी एमसीए को सबमिट करेंगे। और कैसे? सील्ड कवर बाय रजिस्टर्ड आरपीएडी है भाई, आरपीएडी। और उसको मेल भी करेंगे, आंटी मैंने पोस्ट किया है या अंकल मैंने पोस्ट किया है। चल, और रिपोर्ट किस पे होगा? लेटर हेड ऑफ सीए पे, ठीक है। उसका लेटर हेड पे रहेगा, उसमें लेटर हेड ऑफ सीए, उसमें उसका मेंबरशिप नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है, कॉन्टैक्ट, ईमेल। मेन तो क्या? मेंबरशिप नंबर, अपना थप्पा लगता है कि नहीं, वो सब होना चाहिए, ठीक है। तो किसको? सेक्रेटरी एमसीए बोलो तो सेक्रेटरी एमसीए को पोस्ट करेगा आरपीएडी, ठीक है। वो भी सील्ड कवर में भाई, ऐसा खोल नहीं सकता है कोई, वैसा चिपका के, ठीक है। लेटर हेड, उसका लेटर हेड पे देने का, मेंबरशिप नंबर और बाकी सब डिटेल्स भी पता नहीं। ये समझा तुमको? और किस में बताएगा भाई? कौन से फॉर्म क्या था? फ्रॉड 4 नंबरी फॉर्म। कौन सा? एडीटी 4। कौन सा? एडीटी 4। समझा? तो 2 दिन के अंदर पहले बीओडी ऑडिट कमेटी को बताएगा, रुकेगा 45 डेज के लिए। रिप्लाई आया या नहीं आया, 15 दिन के अंदर सीजी को तो बताना है। आया तो रिप्लाई जो आया रिप्लाई के साथ बताना है, और नहीं आया तो चुगली करना है, रिप्लाई नहीं किया था और रिपोर्ट कर देना है। इससे ज़्यादा कुछ है क्या? फिर 143 15 एक है, ठीक है। अगर 143 12 143 15 क्या पता है? अगर 143 12 अगर अपन फॉलो नहीं करें तो पेनल्टी है कितना? 5 लाख। और लिस्टेड कंपनी रहेगा तो कितना है? 5 लाख। और अदर कंपनी रहेगा तो 1 लाख। पता नहीं, कॉर्नर क्वेश्चन में कभी एमसीक्यू आया तो भरोसा नहीं। 143 12 अगर नहीं किया अपन ने फॉलो, 143 15 का पेनल्टी, लिस्टेड कंपनी के लिए 5 लाख, अदर कंपनी के लिए 1 लाख। ये समझा इतना तुमको, ठीक है। और अगर अपन अपना ये कभी था, ये मैं बोल ही गया, ठीक है। और अगर अमाउंट अपना 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ठीक है, फ्रॉड अमाउंट इज़ 1 करोड़ या उससे ज़्यादा, तो ठीक है। और अगर लेस देन 1 करोड़ है तो ऑडिट कमेटी या बोर्ड को बता के छोड़ देना। अभी क्या क्या बताएंगे उसमें? अगर लेस देन 1 करोड़ है तो नेचर ऑफ फ्रॉड, अप्रॉक्स अमाउंट इन्वॉल्व और पार्टीज इन्वॉल्व, और रेमेडियल एक्शन तुमने क्या लिया है भाई। समझा? ये 4 चीज़ तुम बता दो। इतना समझा तुमको? ये 143 12 अलॉन्ग विथ रूल 13 खत्म होता है, ठीक है। अभी कुछ छोटे मोटे सेक्शन, अरे तुमको समझा ना रे पक्का? अभी कुछ छोटे मोटे सेक्शन करते। कौन से? छोटे या मोटे, ठीक है। छोटे की मोटे। 143 142 क्या? 142 भाई रेम्यूनरेशन। क्या? रेम्यूनरेशन जो उसको अपॉइंट करेगा वो रेम्यूनरेशन फिक्स करेगा। बीओडी अगर फर्स्ट ऑडिटर का हो तो फिक्स कौन करेगा रेम्यूनरेशन? बीओडी। और सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो शेयर होल्डर्स रहेंगे ईजीएम में डिस्कस करके इसका रेम्यूनरेशन फिक्स, मतलब जो अपॉइंट कर रहा है वही रेम्यूनरेशन फिक्स करेगा। चल, फिर क्या बोलते हैं उसमें जो भी ये एलिमेंट्स इसमें क्या क्या कवर होंगे, तो जो भी ऑडिटर ने सब खर्चा किया वो सब इसमें जुड़ेगा रेम्यूनरेशन में,
ठीक है, लेकिन इसमें इंक्लूड क्या नहीं होगा, अगर कुछ उसने अदर सर्विस दिया तो फिर वो रेम्युनरेशन में अपन नहीं गिनेंगे, ठीक है। हाँ, मैं तुमको फ्रॉड का एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया। फ्रॉड में क्या है पता है, फ्रॉड 143(12) ऑफिसर या एम्प्लॉय कमिट कर रहा है कंपनी पे, क्या ऑफिसर या एम्प्लॉय कमिट कर रहा है किस पे, कंपनी पे, ठीक है। ये ऑन कंपनी है, बाय ऑफिसर या एम्प्लॉय। तुमको क्वेश्चन देंगे पेपर में क्वेश्चन देंगे, ठीक है, कि कंपनी है सोना बेच रहा है 24 कैरेट का, कितने बोल रहा है, कितना है बेचने टाइम बोल रहे हैं 24 कैरेट का बेच रहा हूँ, लेकिन है असल में 22 या 18 कैरेट के। वैसे समझ में नहीं आता, अभी अपने को क्या ही समझे, तो अपने को कैरेट मुश्किल से समझता है, गाजर तो ठीक है। तो 24 या ऐसा करके कंपनी लोगों को, कस्टमर को चूना लगा रहा है, क्या कस्टमर को चूना लगा रहा है, तो और उसका अमाउंट 1 करोड़ 10 करोड़ से ज़्यादा है, ऐसा जानबूझ के 10 करोड़ देंगे, तो भाई 143(12) में रिपोर्टिंग करेंगे नहीं करेंगे, कौन नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। ये समझा तुमको। और एक पॉइंट बताओ क्या इम्पोर्टेंट, समझो कॉस्ट ऑडिटर था, कौन कॉस्ट ऑडिटर था, उसको फ्रॉड मिला, उसने बता दिया, ठीक है, 1 करोड़ से ज़्यादा था, उसने बता दिया, कंपनी ने एक्शन ले लिया, तो क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर को बताना है, नहीं। अगर ऑडिटर को फ्रॉड मिला ना, तो ही ऑडिटर बताएगा, क्या ऑडिटर को अगर मिला, क्या ऑडिटर को मिला तो ही वो बताएगा, मतलब वाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी उसको अगर फ्रॉड मिल रहा है तो ही वो बताएगा, ठीक है। फिर ऐसा दिया रहेगा जानबूझ के कि मैनेजमेंट अगर अपना ढूंढ रहा था, क्या मैनेजमेंट को फ्रॉड मिला 1 करोड़ से ज़्यादा, वो लोग ने सब चेक कर लिया, ठीक है, तो फिर अपने को रिपोर्ट करना है क्या, नहीं, ठीक है। तो उसको क्या मिलता है, उसको फ्रॉड मिलता है तो ही रिपोर्ट करना है, फुकट का क्रेडिट नहीं खाना है, ठीक है। ये समझा तुमको। अभी छोटे मोटे सेक्शन है, एक है 142, क्या 142, वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया, क्या रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, ठीक है। और 144 भी डिस्कस कर लिया। 145 क्या है भाई, साइनिंग ऑफ रिपोर्ट्स, कौन साइन करेगा, प्रैक्टिसिंग सीट। फिर 146 भाई, इसको हाँ के भाई जिधर है नोटिस ऑफ मीटिंग सब मिलना चाहिए इसको, ठीक है। तो ये या तो खुद अटेंड करेगा या तो आर्टिकल को भेजेगा, मतलब क्या रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा। 147 क्या है, जनरल पेनल्टी, अगर 139 से 146 का वायोलेशन करते हो तो जनरल पेनल्टी, क्या है ये जनरल पेनल्टी। अपन ने एक पेनल्टी पढ़ा था 140 सबसेक्शन 3 का, वो रेजिग्नेशन के टाइम फॉलो नहीं किया ना, तो उसका था 50,000 वाला, 500 पर डे मैक्सिमम रूल है। और ये क्या है, जनरल पेनल्टी, किधर नहीं समझा तो जनरल पेनल्टी। और एक 143(15) पढ़ा था अपन ने, 143(12) कंप्लाई नहीं किया तो लिस्टेड कंपनी 1 लाख, बाकी कंपनी 5 लाख। उल्टा बोला क्या था, लिस्टेड कंपनी 5 लाख और अदर कंपनी 1 लाख। फिर दूसरा क्या है भाई, 147 में क्या है, जनरल पेनल्टी, क्या है जनरल पेनल्टी, कितना रहेगा बताओ। तो 147 1 है एक, और 147 2 है। 147 1 क्या बोलता है कि कंपनी को 25,000 से कितना 5 लाख, और ऑफिसर डिफॉल्ट को 10,000 से लेके 1 लाख, ठीक है। और 147 ये कंपनी और उनके मेंबर्स के लिए, 147 1 किसके लिए, कंपनी एंड उसके मेंबर्स के लिए, और 147 2 किसके लिए है, ऑडिटर के लिए, किसके, ओवर द ऑडिटर। तो अगर 139 144 145 का ये कंप्लाइंस नहीं करता है तो फाइन कितना है, 25,000 से 5 लाख तो है, लेकिन मैक्सिमम कितना रहेगा, 4 गुना रेम्यूनरेशन, कितना 4 गुना रेम्यूनरेशन, विच एवर इज लेस, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अगर विलफुल डिफॉल्ट कर रहा है, क्या ऑडिटर जानबूझ के कर रहा है, तो एक तो पहले जेल जा पाए, तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, ठीक है, जानबूझ के किया ना तो एंड आ गया, ठीक है। फाइन कितना, इसका डबल 50,000, और इधर 25 लाख से 8 गुना, कितना 25 लाख से 8 गुना विच एवर इज लेस, ठीक है, 25 लाख से 8 गुना विच एवर इज लेस। क्या है ये भाई,
फ्रॉड है 147(2) और 147(1). तो कंपनी और इसके लिए कितना है 25,000 से 5 लाख, ऑफिस रेंट डिफॉल्ट 10,000 से 1 लाख, और ऑडिटर के लिए 25,000 से 5 लाख और 4 गुना विच इज लोअर मैक्सिमम के केस में, और विलफुल डिफॉल्ट है तो 50,000 25 लाख से 8 गुना और 1 साल का जेल। ठीक है, एक 447 का भी रिवाइज कर देता हूँ। अगर प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट के ऊपर फ्रॉड है और प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट के नीचे फ्रॉड है, ठीक है, तो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट क्या है 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर विच इज लेस, ठीक है, तो उसके ऊपर फ्रॉड है तो इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, अप टू 6 मंथ्स, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स एंड फाइन पेनल्टी कितना है, अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड मैक्सिमम कितना है 3 गुना अमाउंट इन फ्रॉड विच में एक्सटेंड अप टू 3 टाइम्स द अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड। और अगर पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म हो रहा है तो इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ की जगह कितना हो जाएगा 3 ईयर्स, कितना हो जाएगा 3 ईयर्स। और अगर प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट के नीचे है तो कितना है 50 लाख, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स और बोथ। ये समझा? तो इधर मैंने 447 भी तुम्हारा कवर कर दिया, ठीक है। अरे हाँ ना, कुछ समझा है कि नहीं? कुछ समझ है तुमको? ये समझा तुमको 147, 1, 2, 3 और एक लास्ट अभी अपन सेक्शन करते, आई मीन सेकेंड लास्ट सेक्शन। चलो उसके पहले ब्रांच ऑडिट का करा दो क्या? 143(8). 143(8) क्या बोलते हैं ब्रांच ऑडिटर कि अगर कंपनी ऑडिटर या तो खुद करेगा या तो उधर किधर ऑडिटर से करना, तो अगर इंडियन ऑडिटर इंडियन ब्रांच है क्या, इंडियन ब्रांच, तो कंपनी ऑडिटर खुद करेगा या तो जो 141 में एलिजिबल है वो करेगा, ठीक है। और अगर फॉरेन ब्रांच है तो कंपनी ऑडिटर चाहे तो मस्त घूम के आ सकता है या तो अदर पर्सन को घुमाने भेज सकता है 141 में जो, या तो उधर के लॉ में जो ऑडिटर अलाउ है वो कर सकता है, ठीक है। फिर ये सेम ही अप्लाई करेगा प्रोसीजर सब, और 143 और ये सब इसको भी लागू होगा ब्रांच ऑडिटर, ठीक है। तो ये मैंने कंप्लीट किया ब्रांच ऑडिट भी। और एक पॉइंट है गाइडेंस ऑन IFCR, वो अपन ने इंटरनल कंट्रोल के चैप्टर में कवर किया, ठीक है। एक लास्ट सेक्शन बचा है 148। कौन सा बचा है भाई? 148 क्या बचा है भाई? एक होता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स और एक होता है कॉस्ट ऑडिट, ठीक है। कॉस्ट रिकॉर्ड कौन रखेगा? तो CG ने प्रिस्क्राइब कंपनीज बोले, और MLO क्या, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, ठीक है, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, ठीक है, ये रिकॉर्ड्स रखेगा, ठीक है। अभी कौन रखेगा भाई? तो जिसका क्या बोलते हैं टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है, क्या, जिसका टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है। अभी 2 सेक्टर है, एक है रेगुलेटेड, एक है नॉन रेगुलेटेड। कौन? रेगुलेटेड, नॉन रेगुलेटेड, ठीक है। रेगुलेटर में कौन आएगा? टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, शुगर, ठीक है, ड्रग्स एंड फर्टिलाइजर। क्या आएगा? टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, फिर ड्रग्स, फर्टिलाइजर्स एंड ड्रग्स एंड फार्मा, फर्टिलाइजर्स और शुगर। क्या क्या भाई? टेलीकॉम, ठीक है, टेलीकॉम, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर पेट्रोलियम, पैट हो गया, पैट क्या खाएगा? शुगर, ठीक है, ड्रग्स या फर्टिलाइजर, ठीक है। और नॉन रेगुलेटेड में आयरन, स्टील, रबर, सीमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये कंपनी इसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखना है फॉर्म CRA 1। कौन सा? CRA 1 में ये सेक्शन था 148 सबसेक्शन 1। अभी 148 सबसेक्शन 2 की बात करते हैं, कॉस्ट ऑडिट का, ठीक है, 148(2) में, ठीक है। तो CG अपने को ऑर्डर कर सकता है कि भाई कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो तुमने रखा, कॉस्ट ऑडिट भी करा लो भाई, अगर प्रिस्क्राइब क्या बोलते हैं प्रिस्क्राइब लिमिट से है तो, ठीक है। अभी इसमें 2 है, क्या है? 2। अगर ओवरऑल टर्नओवर, क्या, ओवरऑल टर्नओवर, ठीक है, इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो रेगुलेटेड सेक्टर है, एक है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर।
था रेगुलेटेड सेक्टर और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, ठीक है। तो सब ओवरऑल क्या है, ये ओवरऑल टर्नओवर की बात है। अगर मोर देन इक्वल टू 50 करोड़ है और इसमें मोर देन इक्वल टू 100 करोड़ है, और या तो किसी सिंगल प्रोडक्ट एंड क्या है, इधर एंड है सिंगल प्रोडक्ट के लिए, क्या सिंगल प्रोडक्ट के लिए मोर देन इक्वल टू 25 करोड़ है, या इसमें कितना है 35 करोड़, ठीक है। तो भाई एक तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स का कितना था 35, तो नॉन रेगुलेटेड का सिंपल है भाई, या तो सिंगल प्रोडक्ट से मोर देन इक्वल टू 35 है और ओवरऑल 100, और रेगुलेटेड में कितना है सिंगल प्रोडक्ट से 25 25 इधर और 50 उधर, ठीक है। लेकिन ये किस 143(3) क्या बोलता है, ये 3 जन को एप्लीकेबल नहीं है। अगर कॉस्ट ऑडिट, अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहा है और एक्सपोर्ट का रेवेन्यू 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू है, तो फिर SEZ में अगर कोई ऑपरेट कर रहा है और एक एंगेज इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, मतलब खुद के यूज़ के लिए, तो फिर ये 3 को कॉस्ट ऑडिट कराने का ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी पूछ लिया तो रेवेन्यू उसका एक्सपोर्ट से 75% है, SEZ को एप्लीकेबल नहीं है, और कैप्टिव कंजम्पशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी को ही जनरेट कर रहा है, ठीक है। ये एक्सेप्शन दिए, ठीक है। 148(3) नहीं था ये, ठीक है, ये रूल्स में एक्सेप्शन दिया था। अभी 148(3) क्या है, कॉस्ट ऑडिट कौन लेगा भाई, कंडक्ट कौन करेगा भाई, इधर अपना काम छीन लिया भाई, कॉस्ट ऑडिटर भाई, कॉस्ट अकाउंटेंट कौन करेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है। और भाई ये वो ऑडिटर नहीं होगा जो 139 में अपॉइंट होगा, मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर और कॉस्ट ऑडिटर अलग अलग रहेगा, दोनों एक ही, मतलब दोनों ऑडिट नहीं कर सकते, जो 139 वाला है 148 वाला नहीं कर सकते, तो ये समझा। तो कभी तक अपॉइंट होगा, तो 180 डेज में अपॉइंट होगा कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर के, ठीक है। फिर बिफोर अपॉइंटमेंट सेम उससे भी रिटर्न कंसेंट ले लेंगे। फिर कंपनी CRA 2 फाइल करेगा, किसके साथ, CG के साथ, किसके साथ, CG के साथ, विद इन 30 डेज और विद इन 180 डेज, ठीक है। 30 डेज अगर बोर्ड अपॉइंट कर रहे हैं तो उसके 30 डेज में, या 180 डेज जो भी है उसमें CG के साथ CRA 2 फाइल कर देगा, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑडिटर अपना रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देगा, फिर वो लोग अपना मीटिंग बुला के देख लेंगे भाई, ठीक है। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट स्टेटमेंट शैल बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड, क्या अप्रूव्ड बाय बोर्ड एंड साइन बाय डायरेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड बिफोर सबमिशन टू कॉस्ट ऑडिटर, ठीक है। तो कॉस्ट ऑडिटर को देने के पहले वो डायरेक्टर साइन करेंगे भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बिहाफ पर, और फिर ही कॉस्ट ऑडिटर को देंगे भाई। फिर 148 5 और 6 इतना खास नहीं है, बता देता हूँ, ठीक है। कॉस्ट ऑडिटर अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा BOD को, ठीक है। फिर जो कंपनी है वो 30 डेज के रिसिप्ट ऑफ बोर्ड में फर्निश करेगा CG को, अलॉन्ग विथ ऑल एक्सप्लेनेशन और इन्फॉर्मेशन। फिर जो ये कॉस्ट ऑडिटर रहेगा ना, वो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट किस में देगा, फॉर्म CRA 3 में, ठीक है। और ये कॉस्ट ऑडिटर फॉरवर्ड कर देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को विद इन 180 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल। तो रिपोर्ट कब तक दे देगा, 180 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब 30 सितंबर तक अप्रॉक्स। और अपॉइंट ये कभी होगा, कमेंसमेंट के 180 डेज, ठीक है। और फिर CG को भी ये फाइल कर देगा CRA 4 में इन XBRL फॉर्मेट, ठीक है। तो इधर अपना कंपनी ऑडिट होता है ख़त्म, ठीक है। 1 आवर 18 मिनट्स अप्रॉक्स 20 मिनट्स गया भाई, बट वर्थ इट है। एग्जाम के पहले 1 घंटा कंपनी ऑडिट कर लो, ये ख़त्म। और क्वेश्चंस ये सुन के तुम कोई भी क्वेश्चंस करो, अगर नहीं आया ना तो भाई तुम्हारी गलती ना, फिर भाई अपन ने 100% किया, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है।